नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वरदान आपके लिए लेके आया हूँ मौर्य वंश पर एक अध्याय। मौर्य वंश जिसका स्थापना वर्ष 322 बीसी माना जाता है। मौर्य काल का स्पान 323 बीसी से 185 बीसी माना जाता है। हालांकि कई अन्य साहित्यिक स्रोतों में 322 बीसी से 184 बीसी माना जाता है, परंतु जब क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन आए तो 323 बीसी से 185 बीसी को प्रायोरिटी देना है। मौर्य काल के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। और इससे आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं तो मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोतों में प्रमुख है अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। इनका अन्य नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य, अजय, दृजस्य का अर्थ होता है विद्वानों में श्रेष्ठ। चणक जाति में उत्पन्न होने के कारण चाणक्य कहलाए और ये राजनीति में भी निपुण थे। और इनकी शिक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय से हुई। तक्षशिला भी वर्तमान पाकिस्तान में है। तक्षशिला में आचार्य भी थे। और इनका ग्रंथ अर्थशास्त्र भारत की राजनीति पर प्रथम ग्रंथ है। और इसकी तुलना मैकियावेली द्वारा रचित राजनीति के ग्रंथ द प्रिंस से की जाती है। और इनको यानी विष्णुगुप्त को, चाणक्य को भारत का मैकियावेली माना जाता है। और इसके बाद में हम देखते हैं 1905 में तंजौर के ब्राह्मण पटस्वामी, उनके पास अर्थशास्त्र पांडुलिपि के रूप में उपलब्ध थी। इन्होंने पुणे के पुस्तकालय अध्यक्ष प्रोफेसर श्याम शास्त्री को ये भेंट की थी। इसकी भाषा संस्कृत और शैली चंपू थी, यानी गद्य और पद्य दोनों शैली थी। इसका प्रथम प्रकाशन संस्कृत भाषा में 1909 में करवाया गया। 1915 में इसका अंग्रेजी अनुवाद करवाया गया। अर्थशास्त्र में 15 अध्याय, 180 प्रकरण, 6000 श्लोक है। और इसका प्रथम भाग विन्यादीकरण है जिसमें राज्य के शासन संचालन संबंधित जानकारी मिलती है। और इसका छठा भाग मंडल योनि है। इसमें सप्तांग सिद्धांत के बारे में जानकारी मिलती है। सप्तांग सिद्धांत में राजा मुख्य होता है और राजा की जनता और राजा के सलाह के लिए अमात्य यानी मंत्री, और राजा का दुर्ग, राजा के मनोरंजन के लिए मित्र, और राजा के लिए कोष, और सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का होना जरूरी है। ये सातों सप्तांग सिद्धांत कहलाते हैं। 7 प्रमुख अंग बताए गए राज्य के। और ये मंडल योनि में इसका विवरण है। अगला ये इम्पोर्टेंट है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किसी भी मौर्य शासक का वर्णन नहीं किया है। और अर्थशास्त्र मौर्य वंश पर आधारित ग्रंथ है और इसमें मौर्य वंश के किसी भी शासक का उल्लेख नहीं है। और अर्थशास्त्र में सम्राट की रक्षा हेतु महिला अंगरक्षिकाओं की नियुक्ति की जाती थी, जिन्हें समारा नूरांगिनी कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। गुप्तचर पुरुषों को गूढ़ पुरुष को कहा जाता था, और जबकि महिला गुप्तचर को परिवारजिका कहा जाता था। गुप्तचर विभाग के प्रमुख महामात्य परसर्प का कहलाते थे। और गुप्तचर व्यवस्था 2 भागों में विभाजित थी। एक संस्था जो स्थायी रूप से गुप्तचर व्यवस्था कहीं पे स्थित होती थी, और दूसरी संचारा जो भ्रमणशील, जो लोग भ्रमण कर करके दूसरे राज्यों में जाके जानकारी इकट्ठा करते थे, वो संचारा के अंतर्गत आते थे। और अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। और इसी के साथ में अर्थशास्त्र में विष्णुगुप्त मौर्य काल में पड़े अकाल के बारे में बताता है। मौर्य कालीन समय में भयंकर अकाल पड़े थे, और इससे निपटने के लिए उपायों का वर्णन महास्थान और सहोग्रा, महास्थान वर्तमान बांग्लादेश में, और सहोग्रा यूपी में प्राप्त अभिलेखों में अकाल से निपटने के उपायों का वर्णन है, जिससे हमें पता चलता है कि मौर्य काल में उस समय 323 बीसी से 185 बीसी के दौरान भयंकर अकाल पड़े थे। और इसका उल्लेख विष्णुगुप्त अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में करते हैं। अर्थशास्त्र में 21 प्रकार के करों का उल्लेख है। इसी के साथ हम दूसरे प्रमुख ग्रंथ इंडिका के बारे में जानकारी लेते हैं। इंडिका, इसके लेखक मेगास्थनीज। और ये कौन थे? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर यूनान का राजा था, और ये यूनान का राजा सेल्यूकस निकेटर तभी
ये यूनान से यहाँ आए थे मेगास्थनीज, और 305 ईस्वी पूर्व, मतलब 305 BC में यहाँ आया था। और किसके शासनकाल में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने इंडिका पुस्तक लिखी थी, और इसमें मौर्य कालीन समाज राजनीति का उल्लेख मिलता है। और इसी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का भी उल्लेख मिलता है। और इसी ग्रंथ में उत्तरापथ जो सड़क है, अभी इस वर्तमान में इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड है, और ये सबसे प्रमुख और लंबा राजमार्ग बताया था। इसका पुनर्निर्माण उत्तरापथ का शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी ने अपने काल के दौरान इसका नाम सड़क ए आज़म रखा, और इसका पक्का निर्माण सर ऑकलैंड ने करवाया था, और इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड रखा था। ऑकलैंड ने जो 1836 से 1842 तक यहाँ पे गवर्नर जनरल थे। और उसके बाद में इंडिका में कुछ बातें बताई गई जो असत्य बातें थी या भ्रामक बातें थी। जैसे भारत में अकाल नहीं पड़ना, तो हमने अभी पढ़ा था, अर्थशास्त्र में बताया गया था भारत में भयंकर अकाल थे, और इसमें बताया गया भारत में दास प्रथा नहीं थी। तो हमने अभी देखा अर्थशास्त्र में चाणक्य लिखते हैं भारत में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। और उसके बाद में अगला कथन है भारतीय लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था। तो हमने अभी देखा है कि अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखी थी वो एक ग्रंथ था। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में काफ़ी स्थानों पे हमें अभिलेख मिले हैं जिनमें वहाँ पे एक लिपि है जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। और इसके बाद में भारत में 7 जातियों का निवास था। तो मौर्य काल में जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। तो 4 प्रकार के वर्ण थे। हालांकि इसी ने खुद के अंदाजे से खुद बताया होगा कि इसमें 7 प्रकार के लोग रहते हैं। जैसे भारत में दार्शनिक, किसान, पशुपालक, व्यापारी, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री इत्यादि, ये 7 अलग अलग व्यवसाय वाले लोगों को अलग अलग जाति बता दिया था। हालांकि कोई मौर्य काल में जाति व्यवस्था नहीं थी, उस समय वर्ण व्यवस्था थी। मौर्य समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ठीक है, इससे आगे चलते हैं हम। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में लोग हेराक्लीज और डायनोसियस की पूजा करते हैं। हेराक्लीज जो भारतीयों के अनुसार कृष्ण की पूजा करते थे, और मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज बताया और शिव को डायनोसियस बताया। और ये हेराक्लीज और डायनोसियस यूनानी देवता है। आगे हम चलते हैं। आगे मौर्यकालीन ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। इसमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं। हालांकि ये उन्होंने गुप्त काल में लिखी थी, परंतु इसमें जानकारी मौर्य काल के बारे में मिलती है। ये प्रथम जासूसी ग्रंथ था, और इसके मुद्रा राक्षस के ऊपर 10वीं शताब्दी में ढूंढीराज ने एक टीका लिखी थी। और मुद्रा राक्षस की नायिका विहीन नाटक है। इसकी भाषा संस्कृत थी। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल कहा गया। वृषल का अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न। और इसके अलावा अन्य ग्रंथों के बारे में देखते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथों में रामदेव रचित कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र रचित व्रत कथा मंजरी, पतंजलि रचित महाभाष्य, भगवत पुराण और विष्णु पुराण दोनों एक ही हैं। भगवत पुराण पाराशर ऋषि द्वारा प्रेरित है। और उसके बाद में गुणाढ्य ने कथा मंजरी लिखी है। ये क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी पर टीका है। और इसके बाद में हम बौद्ध साहित्यिक स्रोतों के बारे में देखते हैं तो दीपवंश, महावंश, महाबोधिवंश, सिहली अनुश्रुतियाँ जो श्रीलंका की है, जातक कथाएँ, त्रिपिटक जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक शामिल हैं। इससे मौर्यकालीन के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। या जैन ग्रंथों के बारे में देखते हैं तो कल्पसूत्र, भद्रबाहु रचित और परिशिष्ट वर्मन, और इनसे मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है।